हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं के इस वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और आज हम परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में एक सरकार के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ माने गए, जिनमें से पहला आधारभूत स्तंभ है विधायिका, जिनके द्वारा देश के नागरिकों के लिए विधि या कानून तैयार किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा आधारभूत स्तंभ होता है दोस्तों कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य करता है। इसी प्रकार तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता की जांच करना। ठीक है, इसके बारे में अभी हम और विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत में न्यायपालिका की संरचना को समझना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने संविधान का अध्ययन अवश्य ही किया होगा, तो आपने पढ़ा ही होगा कि भारत में एकल एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जिसमें भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत देश में बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, जिन्हें हम उच्च न्यायालय कहते हैं, और हाई कोर्ट के अंतर्गत बहुत से अधीनस्थ न्यायालय संचालित हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एकल एकीकृत न्यायपालिका है, देश में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या होगी सिर्फ एक, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, आप सभी को पता ही होगा। और देश में वर्तमान में अभी 25 हाई कोर्ट संचालित हैं। दोस्तों, अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, आज दिन है 30 मई सन 2021। आगे जब कभी भी हाई कोर्ट की संख्या में परिवर्तन होगा, आप इसे करंट अफेयर्स के तौर पर समय अनुसार अपडेट करते रहिए। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय तो बहुत सारे होते हैं, इनकी संख्या जानना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की क्या विशेषताएं हैं, इनकी चर्चा जरूरी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि न्यायपालिका तीसरा आधारभूत स्तंभ है। न्यायपालिका को ही संविधान और मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है, क्योंकि कभी कभी विधायिका द्वारा कुछ ऐसे कानून पारित कर दिए जाते हैं जो संविधान में लिखित देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की पूर्णतः या अंशतः हनन करते हैं। तो ऐसे कानूनों की संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका करती है, इसीलिए न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है विधायिका द्वारा बनाए गए नए कानून के संवैधानिकता की जांच करना। आपने हाल फिलहाल में अभी अखबारों में पढ़ा ही होगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण का कानून लाया गया था। यह कानून वहां की विधायिका द्वारा बनाया गया था। इसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि महाराष्ट्र में शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को विशेष आरक्षण दिया जाएगा, जिसके कारण आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो रही थी। यह मामला कोर्ट द्वारा संज्ञान में लिया गया और वहां पर यह पाया गया कि यह कानून असंवैधानिक है, क्योंकि मूल संविधान के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती थी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून की देखरेख करना। अब यहाँ पर हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी गई थी। इस मुद्दे को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने यह तर्क दिया कि बीमारी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, वैक्सीन कराने के लिए सभी वर्ग के लोगों का समान अधिकार प्राप्त है। तो कुछ इसी प्रकार से नागरिकों के हित में कार्य करने के लिए न्यायपालिका का अपना एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। दोस्तों, हमारा अगला विषय है देश का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट की संरचना किस प्रकार की होती है? यहाँ पर 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इस 33+1 की संरचना को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अब आज का हमारा मुख्य विषय है नियुक्ति प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। अब चर्चा का विषय यह है कि क्या राष्ट्रपति की यह विवेकी शक्ति होगी या उन्हें किसी से परामर्श दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुदृढ़ तंत्र, जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम तंत्र कहते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। इस कॉलेजियम तंत्र की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम लोग होते हैं। इस प्रकार अपने आप में ये 1+4 की संरचना होती है। दोस्तों, अब लिखने का पैटर्न आप समझ गए होंगे। 1+4 अगर मैं लिख रहा हूं तो ये यहाँ पे CJI के लिए है और ये 4 जो है, ये 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर न्यायालयों में न्यायिक नियुक्ति कॉलेजियम तंत्र के माध्यम से की जाती है, जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। दोस्तों, अब बात करें नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, तो यहाँ पर अभी जो आपको कॉलेजियम तंत्र दिख रहे हैं, इस कॉलेजियम तंत्र के द्वारा बहुमत के आधार पर किसी एक नाम पर विचार कर
परामर्श के तौर पर राष्ट्रपति जी को प्रेषित किया जाता है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति जी को परामर्श के तौर पर भेजा गया। अब यहाँ पर दो संभावनाएं बनती है। अब इस नाम की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दी जाती है, यह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन जाता है, जैसा कि अभी आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर चर्चा का विषय है, क्या यह नियुक्ति राष्ट्रपति जी की विवेकी शक्ति है? तो आपको बता दूं, यह राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति नहीं है। हालांकि संविधान में यह बात लिखा नहीं गया है कि राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, लेकिन आप सभी ने संविधान का अध्ययन किया है, आपको पता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, तो इसे आप राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति नहीं समझेंगे। अब इस नियुक्ति प्रक्रिया की एक दूसरी संभावना भी होती है। वह कुछ इस प्रकार है कि कोलेजियम तंत्र के द्वारा फिर से बहुमत के आधार पर एक नाम पर विचार कर राष्ट्रपति जी को परामर्श दिया जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी चाहें तो इस नाम को एक बार कोलेजियम तंत्र के पास विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर कोलेजियम तंत्र द्वारा वही नाम राष्ट्रपति जी के पास पुनः भेजा गया, तब राष्ट्रपति जी इस नाम की नियुक्ति करने के लिए बाध्य होंगे और राष्ट्रपति जी से नियुक्ति के पश्चात यह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन जाएगा, जैसा कि आप अभी स्लाइड में देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है इस नियुक्ति प्रक्रिया को समझना। लेकिन अभी मैंने आपको कोलेजियम तंत्र की संरचना के बारे में बताया, तो कोलेजियम तंत्र का जन्म किस प्रकार हुआ उसका इतिहास जानना भी काफी जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोलेजियम तंत्र का जन्म कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद, और यह विवाद न्यायपालिका के कामकाज में कार्यपालिका के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुआ था। आप सभी को पता ही है, वर्ष 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो वर्ष 1950 में ऐसी व्यवस्था थी, वहां पर यह कहा गया था कि राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर करेगा। ठीक है, ऐसा एक लाइन लिखा गया था वहां पे। तो यहाँ पर जो परामर्श शब्द जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, इस शब्द पर काफी लंबे समय तक विवाद चलता रहा कि क्या तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को स्वविवेक से परामर्श देंगे या किन्हीं अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेने के बाद किसी नाम का परामर्श राष्ट्रपति जी को नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा। काफी लंबे समय तक यह विवाद चलता रहा। उसके बाद वर्ष 1992 में इस व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए। तब यह कहा गया कि नियुक्ति राष्ट्रपति तब करेगा जब नाम की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर किया जाएगा। तो 1992 में 1+2 की संरचना आ चुकी थी, जहां पर एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। उसके कुछ वर्षों बाद ही वर्ष 1998 में इस तंत्र को और सुदृढ़ किया गया, इस तंत्र को और अधिक शक्ति दी गई और वहां पर यह कहा गया कि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा जब नाम की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश द्वारा 4 अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर किया जाएगा। अब हमारा जो वर्तमान कोलेजियम तंत्र है, जो 1+4 की संरचना है, यह अस्तित्व में आ चुका है और वर्तमान में यही तंत्र जो है विद्यमान है। हालांकि इस तंत्र में छेड़छाड़ की, इसे बदलने की कोशिश वर्ष 2015 में की गई थी, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वर्ष 2015, जिसे एनजेएसी का नाम दिया गया था। तो यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का विधेयक तत्कालिक सरकार द्वारा वर्ष 2015 में सदन में प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों से यह पारित हो चुका था। इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके थे। दोस्तों, तत्कालिक सरकार द्वारा इस कोलेजियम तंत्र में कुछ इस प्रकार बदलाव की संभावना जताई गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो 4 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, उनमें 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश तो रहेंगे, लेकिन ये जो 2 सदस्य हैं वो मंत्री परिषद के द्वारा नामित व्यक्ति होंगे। और इस नई व्यवस्था को कोलेजियम तंत्र के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या एनजेएसी कहा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए 99 संविधान संशोधन अधिनियम सदन से पारित भी हो गया। इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए, लेकिन अंततः इस संशोधन के संवैधानिकता की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार ने 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दिया गया। यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब वहां पर यह तर्क दिया गया कि यह संविधान संशोधन पूर्णतः असंवैधानिक है और यह कहा गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायपालिका के कामकाज स्वरूप में हस्तक्षेप है और न्यायपालिका का यह मानना था कि जजों की योग्यता और आकलन का निर्धारण करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, न कि कार्यपालिका की। साथ ही इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण वाद 1973 के आधार पर भी यह तर्क दिया गया कि न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत अपने आप में संविधान का मूल ढांचा है। और आपको पता ही है, देश में ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश करे। इसलिए यह संविधान संशोधन पूर्णतः असंवैधानिक घोषित किया गया और वर्तमान में यह किसी भी प्रकार से
अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में अस्तित्व में क्या है, तो 1+4 जो मैंने आपको कॉलेजियम तंत्र बताया है वही तंत्र आज भी विद्यमान है। इस चीज को आप अवश्य ही ध्यान में रखिए। दोस्तों अब हम आज के हमारे दूसरे महत्वपूर्ण विषय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी काफी आसान है समझने के लिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों देश के जो भी तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश रहते हैं वो वरिष्ठता के आधार पर एक नाम राष्ट्रपति जी को भेजते हैं और राष्ट्रपति जी से नियुक्त होने के बाद वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। जैसे अभी हाल ही में हमारे देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना की नियुक्ति की गई। मान लेते हैं कि यहाँ पे नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन रहे होंगे, जस्टिस रमन्ना। उस समय देश के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस बोबड़े। तो जस्टिस बोबड़े के द्वारा जो कि तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस एन वी रमन्ना का नाम वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति जी को भेजा गया और राष्ट्रपति जी से नियुक्ति के बाद जस्टिस एन वी रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। तो इस प्रकार की कुछ यह प्रक्रिया होती है। इस चीज को भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। और जिन मित्रों को यह नहीं पता है कि अभी वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस एन वी रमन्ना, तो साथ ही यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वह किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हमारे देश के। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए और करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक किस किस प्रकार के संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं और किस प्रकार से विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। तो जब देश का संविधान लागू हुआ सन 1950 और उसके बाद सन 1973 तक ऐसी व्यवस्था थी कि उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश चुना जाता था। लेकिन सन 1973 में जाफर इमाम को लकवा होने के कारण उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में की गई। लेकिन यहां पर हम मान सकते हैं कि लकवा होने के कारण एक प्राकृतिक कारण था। लेकिन सन 1973 में ही केशवानंद भारती वाद के पश्चात अजीत नाथ रॉय को इस प्रक्रिया से हटाकर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्ति काफी लंबे समय तक काफी अधिक विवादों में रही थी और यह समयावधि ऐसी थी कि न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बहुत ही अधिक बढ़ रहा था। ठीक है, तो इस नियुक्ति के पीछे ऐसा तर्क दिया गया कि संविधान में ऐसा कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही गुण और उपयुक्तता के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना जाएगा। वहां पर गुण और उपयुक्तता की तर्क दी गई। इस नियुक्ति के बाद देखा गया था कि अजीत नाथ रॉय से पहले 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे और इन 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन कर अजीत नाथ रॉय की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में की गई, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया। तब यह कहा गया कि क्या ये जो 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं जो अजीत नाथ रॉय से ज्यादा वरिष्ठ हैं, ये गुण और उपयुक्त नहीं है। अंततः सन 1993 में बहुमत के आधार पर यह पारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश होगा और यही व्यवस्था अभी भी वर्तमान में विद्यमान है। दोस्तों एक चीज आप अवश्य ध्यान में रखिएगा कि वरिष्ठता का अर्थ सिर्फ आयु सीमा से नहीं है। इसको तय करने के बहुत से आधार होते, बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि वरिष्ठता का अर्थ सिर्फ आयु सीमा से नहीं है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया हम समझ चुके हैं, लेकिन नियुक्ति के पहले उनकी योग्यताओं के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें तो पहली योग्यता यह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए दूसरी योग्यता के अंदर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों बिंदु एक साथ सेटिस्फाई होने पर ही वह व्यक्ति योग्य होगा। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता सिर्फ 2 होती है। अब हम दूसरी योग्यता में क्या कौन कौन से बिंदु लिखे गए हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वह व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या वह व्यक्ति 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत किया हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5 वर्ष और न्यायाधीश की पात्रता है, तो यहाँ पर 10 वर्ष और वकील लिखा हुआ है, अर्थात वकालत की बात की गई है। ठीक है, या वह व्यक्ति राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। तो इस प्रकार योग्यता में भारत का नागरिक होने के साथ साथ इन तीनों में से किसी भी एक बिंदु को सेटिस्फाई करने के बाद वह व्यक्ति न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। और अब अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के बारे में बात करें तो अभी हमने काफी विस्तृत रूप में चर्चा किया कि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, अब इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करें तो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों ही
अपने आयु सीमा के 65 वर्ष पूर्ण होते तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, शपथ की बात करें, दोनों को ही राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। और त्याग पत्र की बात करें तो दोनों ही अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति जी को। यहां पर कुछ बच्चों को यह डाउट आता है कि न्यायाधीश अपना त्याग पत्र मुख्य न्यायाधीश जी को देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, नियुक्ति प्रक्रिया में मैंने आपको बताया है दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई है, तो दोनों अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति जी को। दोस्तों, अब इस वीडियो का अंतिम विषय है भारत के पहले और वर्तमान सीजेआई कौन कौन है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। अब दोस्तों, यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश है तो इनका क्रम बताने का मुझे जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने यहां पर लिख दिया है कि ये पहले क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, कौन? हरिलाल जे कानिया। ठीक है, और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस एन वी रमन्ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनकी नियुक्ति प्रक्रिया का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि किस प्रकार से नियुक्त किए गए थे, और इनका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका क्रम कौन सा है? 48वां। जस्टिस एन वी रमन्ना देश के 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है, और इनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और 26 अगस्त 2022 तक जस्टिस एन वी रमन्ना अपने पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही आपके आसपास जो भी अन्य अभ्यर्थी मित्र होंगे तो यह वीडियो उन तक भी जरूर शेयर करें। और अगर आप रोजाना अखबारों से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप रोजाना 25 प्रश्नों का निःशुल्क क्विज बना सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।